एथेनॉल विवाद पर हमारी सीरीज के दूसरे अंक में आपका मैं राणा यशवंत स्वागत करता हूं। भारत सरकार कह रही है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों पर कोई असर नहीं होता और लोग कह रहे हैं कि बर्बाद हो रहे हैं। गाड़ियों के पुर्जे खराब हो रहे हैं, माइलेज गिर रहा है, इंजन दिक्कत दे रहा है। गाड़ी कमाई को सरकार ने एथेनॉल का झटका दे दिया है। सरकार यह भी कह रही है कि हम आपको विकल्प भी नहीं देंगे कि जिसको पेट्रोल भरवाना है वो पेट्रोल डलवाए और जिसको E20 डलवाना है उसके लिए E20 का विकल्प है। अगर पेट्रोल लेना है तो फिर आपको प्रीमियम ही मिलेगा, 175 से 170 रुपये लीटर वाला। दरअसल इस सीरीज का मकसद बिना किसी पूर्वाग्रह और पक्षपात के एथेनॉल अपनाने की वजहों, दुनिया में इसको लेकर जो स्थिति रही है वह, और भारत में एथेनॉल उत्पादन का किसान, खेती और जल संसाधन तक पर जो असर पड़ रहा है या पड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे। आज की तारीख में 70 देशों से अधिक में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ब्राज़ील सबसे प्रमुख देश है। वह एथेनॉल को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाला सबसे पुराना और सबसे सफल देश है। इसलिए हम आज ब्राज़ील को केस स्टडी के तौर पर रखते हैं, ताकि हमें यह अंदाज़ा भी होगा कि हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है वह कितना व्यवहारिक, कितना जनोपयोगी और कितना राष्ट्रहित को साधने वाला है। ब्राज़ील ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बहुत पहले साल 1931 में ही सोच लिया था, जब वहाँ की सरकार ने पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया था, आज से 95 साल पहले। लेकिन वहाँ बड़े स्तर पर एथेनॉल को मुख्य ईंधन के रूप में अपनाने की योजना 1975 में बनी। कारण था 1973 के वैश्विक तेल संकट। दरअसल अक्टूबर 1973 में मिस्र और सीरिया की अगुवाई में अरब देशों का इजरायल के साथ युद्ध छिड़ गया। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और कई पश्चिमी देशों ने इजरायल का खुलकर साथ दिया। बदले में अरब देशों ने तेल का उत्पादन कम किया और अमेरिका, नीदरलैंड जैसे देशों को तेल का निर्यात बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी, दाम में आग लग गई। उस वक्त ब्राज़ील अपनी ज़रूरतों का 80% से अधिक तेल आयात करता था। लाजमी है कि उसका बहुत बड़ा असर ब्राज़ील पर पड़ा। इसलिए उसने अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए प्रो अल्कोहल, नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम नाम से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू किया। इसके साथ उसने गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में बदलाव पर काम भी शुरू कर दिया और यह 2 फेज़ में हुआ। पहला स्टेज 1975 में शुरू हुआ और उस नीति के 4 साल बाद 1979 में फिएट जो कंपनी है ब्राज़ील में, उसने दुनिया की पहली कार फिएट 147 उतारी। 100% शुद्ध एथेनॉल वाली कार। जी हाँ, 100%। जाहिर है ऐसी गाड़ियों के लिए फ्यूल पंप पर अलग से व्यवस्था की गई और आप यह भी समझिए कि 1980 के दशक के अंत तक ब्राज़ील के भीतर बिकने वाली 90% नई कारें इसी तकनीक वाली थी, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से चलने वाली। कहने का मतलब ये कि सरकार ने पहले तकनीक पर काम किया, लोगों ने गाड़ियां ली, फ्यूल पंप पर उन्हें विकल्प दिया गया और जैसे जैसे एथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ियां बढ़ती गईं उसी अनुपात में फ्यूल पंप पर उनके लिए वेंडिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई गई। ब्राज़ील में एथेनॉल फ्यूल यानी कि फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों का दूसरा दौर 2003 में शुरू हुआ। शुद्ध एथेनॉल कारों में जैसे सर्दियों में स्टार्ट होने में दिक्कत होती है, एथेनॉल की कमी होने पर गाड़ी फंसने लगती है, ऐसी जो दिक्कतें थी उनको देखते हुए मार्च 2003 में सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया। इस साल पहली बार फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, जिसको हम FFV कहते हैं, उसकी तकनीक व्यावसायिक रूप से लॉन्च की गई। अगर आप देखें तो ब्राज़ील ने रणनीति बहुत ही समझदारी से तैयार की या बनाई। उसने तकनीक लाने से पहले और उसके साथ साथ दोनों तरह के रास्ते खोले। सरकार ने 1975 से ही पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। पहले 10%, फिर 20%। इसके लिए सामान्य कारों के इंजन में मामूली बदलाव किए गए। इससे एथेनॉल उत्पादन का एक बड़ा इकोसिस्टम और सप्लाई चेन तैयार हुआ या खड़ा हुआ। जब सप्लाई चेन पक्की हो गई तब सरकार ने कार कंपनियों को फ्लेक्स फ्यूल तकनीक लाने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया, नीतियां बनाई।
यानी कि बाजार और पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की उपलब्धता का रास्ता पहले बनाया गया और फिर गाड़ियों की तकनीक को पूरी तरीके से बदला गया। ब्राज़ील के डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री संघ का जो आंकड़ा है वो कहता है कि 2003 से लेकर के अब तक वहाँ 4 करोड़ से अधिक फ्लेक्स फ्यूल यानी कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ बेची जा चुकी हैं। आज ब्राज़ील की सड़कों पर दौड़ने वाली कुल लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कारें और छोटी गाड़ियाँ, उनके बेड़े में लगभग 90% गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाली हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में जो सामान्य पेट्रोल बिकता है उसमें भी कानूनी रूप से 27.5% से लेकर के 30% तक एथेनॉल मिलाना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि देश की हर पेट्रोल गाड़ी भी आंशिक तौर पर एथेनॉल पर ही चल रही है। ब्राज़ील को अगर दुनिया का एथेनॉल गुरु या अग्रणी देश कहा जाता है तो इसके बहुत वाजिब कारण है जिनका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं। ब्राज़ील के पेट्रोल पंपों पर 2 नोजल होते हैं, एक शुद्ध एथेनॉल वाला 100% एथेनॉल E100 और दूसरा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का। गाड़ियों में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपकी गाड़ी आप अपनी जेब के हिसाब से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं और इंजन खुद ब खुद उसको एडजस्ट कर लेगा, पेट्रोल ने या ब्लेंडेड पेट्रोल ने। सरकारी नीतियों और भारी उत्पादन के कारण सामान्य पेट्रोल के मुकाबले 25 से 35% तक वहाँ ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता मिलता है। ब्राज़ील गन्ने की खोई से बिजली बनाता है और गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल तैयार करता है और यह पर्यावरण और लागत दोनों के लिहाज से बेहतर है। अब यहां मामला भारत के लिए भारी पड़ता है, इसको जरा समझिएगा। मसलन ब्राज़ील का इलाका भारत से 2.5 गुना बड़ा है। भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है और ब्राज़ील 85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन आबादी के लिहाज से भारत से वो 1/7 है, यानी कि भारत की आबादी 7 गुना ज़्यादा है। ब्राज़ील 21 करोड़ है, भारत 140 करोड़। भारत पहले से जल संकट, भूमि दबाव, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि ब्राज़ील के पास खेती लायक भरपूर ज़मीन है, प्रचुर मात्रा में पानी है। दुनिया का लगभग 12% मीठा पानी अकेले ब्राज़ील में है। हमारे पास कितना? 4%, आबादी 18%। इसलिए वह गन्ने की खेती खूब करता है। लगभग 89 लाख हेक्टेयर से अधिक इलाके में ज़मीन पर गन्ना उपजाया जाता है। उसका बड़ा हिस्सा एथेनॉल के प्रोडक्शन पर खर्च होता है। एथेनॉल क्रांति की बदौलत ब्राज़ील ने कच्चे तेल के आयात पर होने वाले अरबों डॉलर बचाए हैं और अपने कार्बन इमिशन में जो कार्बन फुटप्रिंट होता है उसमें कटौती की है। अब हमारे यहाँ जाइए। भारत में ब्राज़ील से आधा, लगभग 50-55 लाख हेक्टेयर खेत में गन्ना खेती होती है। उत्पादन यहाँ उसी लिहाज से होता है, लेकिन संकट ये है कि गन्ना पानी बहुत पीता है। 1 एकड़ गन्ने की फसल को तैयार करने में 18 से 22 लाख लीटर पानी की ज़रूरत होती है सिंचाई के लिए। मसलन आप महाराष्ट्र को लीजिए, वहाँ 4 से 5% ज़मीन पर गन्ने की खेती होती है, लेकिन महाराष्ट्र में कुल सिंचाई में जो पानी की खपत होती है उसका 70% यही गन्ना की खेती ले लेती है। दूसरा धान है, उससे एथेनॉल बनाया जाता है और यह भी पानी बहुत लेता है। प्रति एकड़ के हिसाब से धान को एक सीज़न में लगभग 40 से 60 लाख लीटर पानी की ज़रूरत होती है। अगर और आसान तरीके से आप समझें तो 1 किलो धान उगाने में औसतन 3000 से 5000 लीटर पानी की खपत होती है और 1 किलो चीनी पैदा करने में या उतने ही का इथेनॉल बनाने में जितना गन्ना चाहिए उसको 2000 से 3500 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ हम उन देशों को भी देख सकते हैं जहां अंडरग्राउंड वाटर लगातार खत्म होता जा रहा है, जैसा हमारे यहाँ। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालने वाला देश है। हमारे देश में निकाले जाने वाले कुल भूजल का 89% हिस्सा सिंचाई में खर्च होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कई हिस्से जो हैं आज की तारीख में डार्क जोन में तब्दील हो गए हैं। ज़मीन के नीचे का पानी लगातार सूखता चला जा रहा है। नीति आयोग की जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत इतिहास के सबसे बुरे जल संकट से गुजर रहा है। देश की लगभग 60 करोड़ आबादी पीने के पानी की किल्लत का सामना कर रही है।
ऐसे में धान और गन्ने की खेती को एथेनॉल के लिए बढ़ाना देश के वाटर क्राइसिस को और बढ़ाने जैसा होगा। एथेनॉल का तीसरा विकल्प है मक्का। मक्के से एथेनॉल बनाने का प्रोसेस गन्ने और धान के मुकाबले थोड़ा जटिल है और महंगा भी, लेकिन इसमें एक फायदा है, और वो ये है कि डीडीजीएस, जिसको हम डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सोल्यूबल्स, एक बाई प्रोडक्ट है जो रिच प्रोटीन का होता है, पशु आहार बनता है इससे। इससे बाजार में अच्छे दाम पर बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। यानी कि मक्के से एथेनॉल बनाने की जो टोटल कॉस्ट होती है उसको आप कम कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि धान और गन्ने की तुलना में मक्का बहुत कम पानी लेता है, वाटर एफिशिएंट है। 1 किलो मक्का उगाने में औसतन 800 से लेकर के 1200 लीटर पानी की खपत होती है, जबकि इसी आधार पर धान और गन्ना का मैंने जिक्र किया, धान 3000 से 5000 लीटर और गन्ना 2000 से 3500 लीटर। यानी कि मक्का बेहतर विकल्प है, लेकिन इससे निकला एथेनॉल थोड़ा महंगा होता है। तो बिहार का कोटा आप काट देंगे, महाराष्ट्र और गुजरात में शिफ्ट कर देंगे। वह तब जब 2032 में बाकायदा वायदा किया गया था कि सारा प्रोडक्शन जो एथेनॉल का बिहार में होगा तेल कंपनियां खरीदेंगी। अगर आप नीति के स्तर पर फायदे और घाटे का हिसाब इस आधार पर, दाम के आधार पर करेंगे, और जल संसाधन का कितना बड़ा संकट उसके कारण बढ़ रहा है यह नहीं सोचेंगे समझेंगे, तो फिर बलिहारी है। कहने का मतलब यह है कि गन्ना हो या धान या फिर मक्का, भारत अपनी जरूरतों के बाद जितना बचाता है उससे एथेनॉल की भरपाई नहीं हो सकती है। खेती बढ़ानी पड़ेगी, फिर खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा, पानी संकट का सामना करना पड़ेगा। खेती बढ़ेगी तो जल संकट बढ़ेगा। ऐसे में एक उदाहरण हम चीन का ले सकते हैं। जैसे ब्राजील के पास भरपूर पानी है, पूरा जमीन है। चीन के पास जमीन है लेकिन जनसंख्या बहुत है, भारत के बराबर। इसलिए चीन ने क्या किया यह समझना बहुत जरूरी है और दिलचस्प भी। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी। अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल वो आयात करता है। चीन भी तेल पर होने वाले खर्चे से बाहर निकलने के विकल्पों पर लगातार काम करता रहा है। उसने 2017 में ऐलान किया कि 2020 तक पूरे चीन में E10 यानी कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल अनिवार्य कर दिया जाएगा। लेकिन साल 2026 यानी कि इस साल जो ताज़ा आंकड़े हैं वे बताते हैं कि चीन ने एथेनॉल का अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। आज भी वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो 2.1% होती है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, फूड सिक्योरिटी। चीन मुख्य रूप से मक्के से एथेनॉल बना रहा था। उसे जल्दी एहसास हो गया कि गाड़ियों के लिए ईंधन बनाने के चक्कर में देश में अनाज का संकट खड़ा हो रहा था, जिसके कारण अनाज आयात करना पड़ रहा था। इसलिए चीन की सरकार ने 1.4 अरब की आबादी वाले चीन की खातिर भोजन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन ने किया क्या? चीन ने अपने तेल का या तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो कहती है कि चीन के घरेलू कार बाजार में बिकने वाली कुल गाड़ियों में 55% से अधिक हिस्सेदारी अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हो चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक होने के नाते चीन ने ईवी क्रांति के जरिए रोजाना लगभग 10 लाख बैरल, एक बैरल में 159 लीटर तेल यानी कि 1590 लाख लीटर, करीब 16 करोड़ लीटर कच्चे तेल की मांग को सीधे तौर पर रिप्लेस कर दिया। अनुमान है कि 2030 तक यह कटौती बढ़कर 27 लाख बैरल रोजाना हो जाएगी। चीन में केवल पर्सनल कारें ही नहीं बल्कि 95% से अधिक म्युनिसिपल बसें और बिकने वाली हर 4 में से एक भारी गाड़ी यानी कि ट्रक कहिए वो इलेक्ट्रिक हो चुके हैं, जिससे डीजल की खपत में बहुत बड़ी कमी आई है। हम एथेनॉल को अनिवार्य कर रहे हैं, बुराई नहीं है, करें, लेकिन जल संकट और खाद्यान्न संकट का भी ध्यान रखें। और जब कर रहे हैं तो ब्राज़ील की तरह पहले पॉलिसी, फिर टेक्नोलॉजी, फिर सप्लाई सिस्टम और दूसरी ज़रूरतों को ठीक करना और फिर धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को फेज आउट करने का काम, ये प्रोसेस है। हमने पॉलिसी फ्लैक्स फ्यूल के इस्तेमाल की 2018 में बनाई,
2030 तक T20 का टारगेट पूरा करने के लिए हमने ये ऐलान कर दिया कि 2025 में ही लक्ष्य पूरा हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार ने कहा कि अप्रैल 2026 से पूरे देश में जो पेट्रोल बेचा जा रहा है उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। सर, ऐसे इतना बड़ा देश नहीं चलता है। चीन को देखिए, अगर ब्राजील के रास्ते जाना है तब भी और चीन के रास्ते चलना है तब भी आपको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच रास्ता सही बनाना होगा। मनमर्जी और कुछ लोगों के फायदे के चलते देश को आप कुछ सवालों में नहीं घेर सकते। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के अब जो हमारा अगला एपिसोड है उसमें हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, लेकिन यह जो एपिसोड है आपको कैसा लग रहा है अपनी राय ज़रूर बताया कीजिए। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। और अब हमारे आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।